हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास। बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक नया लेके आए हैं वो हमारे पास नया टॉपिक है चैप्टर थर्ड, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। चैप्टर थर्ड है एनसीईआरटी का। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ बात करना जा रहा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। जैसा कि हमने पहले क्लासेस में, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मतलब हो गया कि हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या जेड हो सकता है। ठीक है ना, तीनों तो हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, जो एक्स और वाई के बेसिस पे सॉल्व होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स और वाई के बेसिस पे है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल या एक्स वाई जेड किसी एक के बेसिस पे। एग्जांपल की बात अगर इसका हम करें तो हमारे पास जैसे x प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाती है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। टू वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। ये हमारे पास टू वेरिएबल्स में आ जाता है। सो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इज पर्टिकुलरली सिंगल वेरिएबल के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने जिसके बारे में डिस्कस किया है। मैं उसका यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिखाया हूँ। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मींस इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। टू वेरिएबल्स का ही मतलब हो गया कि दो पेयर में इक्वेशन आएगी। एक x प्लस थ्री हो सकता है और एक x माइनस थ्री इज इक्वल टू वन हो सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार से इक्वेशन हमारे पास रिप्रेजेंट होकर आएगी, जो टू वेरिएबल्स x और y, p, r या s और t के बेसिस पे कोई दो वेरिएबल जिनको हम पेयर में ले सकते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, और वो हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 10 में एक्चुअली है। ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स मींस हो गया कि हम एक एक्स वाई को साथ मिले करके उनकी वैल्यू निकालने के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड का है। एनसीईआरटी चैप्टर थर्ड क्लास 10 का पार्ट है। ठीक है ना, सो बोर्ड में इससे एक दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वो भी कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो एक नंबर का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। ठीक है ना, तो हम उसी के बारे में चलिए आज बात करने जा रहे हैं। सो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, या मैं इसको ये लिखता हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब हो गया कि हम दो वेरिएबल्स की बात करने जा रहे हैं। एक इक्वेशन पेयर में है तो एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री काउंट की जाएगी, एक इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू वन काउंट की जाएगी। अब देखिए, दो इक्वेशन के बेसिस पे हमारे पास ग्राफ जो बनेगा, वो दोनों ग्राफ हो सकता है इंटरसेक्ट कर सकता है, पैरेलल जा सकता है, या इंटरसेक्ट नहीं भी करेगा। दोनों बातें हैं कि पैरेलल जा रहा हो, ठीक, या इंटरसेक्ट कर रहा हो, या कौन साइड हो जहां पे आपस में ये कह दिया जाए कि तीनों लाइनें आपस में इक्वल है। कोइंसिडेंट लाइन इसको कहते हैं। ठीक, देखिए, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पहले हम ये चीज समझ लें कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमारे पास तीन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। देखिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन में तीन ऐसे पॉइंट्स है। पहला पॉइंट आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, कि जब हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी तो उनकी लाइन कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्ट हो जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है। ठीक, और हमारे पास कह दें कि पैरेलल लाइन हो सकती है। ठीक, और हम ये कह दें कि एक हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। तीन लाइनें होती है। अच्छा, ये एक्चुअली होती क्या है, जब हमारे पास इक्वेशन दी जाती है तो हम इक्वेशन के बेसिस पे उसको वेरीफाई करते हैं कि वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन है या नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कैसे वेरीफाई, कैसे पता चलता है कि कोइंसिडेंट है, कि इंटरसेक्टिंग है, कि पैरेलल लाइन है। सो सपोज दैट कि हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो a x1 प्लस b y1
प्लस सी इज इक्वल टू 0 बराबर। एक इक्वेशन ये आ रही है। ठीक, एक हमारे पास आती है a1x1 सॉरी b1x1 और c1, फिर a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 विच इज इक्वल टू 0 बराबर। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिनमें हमको ये बताना है कि वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हो जाता है कि जब हम ये कह रहे हैं आपसे कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, तब जो हमारे पास लाइन का फॉर्मेशन होता है वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आती है। कैसी लाइन आती है? ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आती है। कैसी लाइन आ गई? इंटरसेक्टिंग। जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के चला जाए। ठीक है ना। और हमने कहे कि हमारे पास पैरेलल लाइन की बात कर लें कि जब हमारे पास तीनों दो इक्वल हो, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर चला जाए, तो वो हमारे पास जो लाइन बनती है वो पैरेलल लाइन के फॉर्मेशन में आती है। ठीक, कोइंसिडेंट लाइन की जब मैं बात करता हूं तो इसमें ये काउंट किया जाता है कि सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर। ये जो लाइन बनेगी हमारे पास ये कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक, तीन लाइन है। अब तीनों लाइन के बेसिस पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन, इक्वेशन सॉल्यूशन कैसा होता है उसको जरा देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको ये बताया था कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई हमारे पास जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, तो ये लाइन कैसी बन जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाती है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब होता है इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, सॉरी इसमें एग्जैक्टली हमारे पास वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली हमारे पास वन सॉल्यूशन। जब यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ये कैसी लाइन है कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास, तो हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा इसमें। ठीक, जब मैं आपसे कहूं कि पैरेलल लाइन आ रही है, कैसी लाइन आ रही है? पैरेलल लाइन आ रही है। सो पैरेलल लाइन में हमें पता है कि पैरेलल लाइन में क्या बनता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर आ जाता है। जब ऐसा आता है तो हमारे पास पैरेलल लाइन आता है, तब इसका सॉल्यूशन पैरेलल लाइन में हमारे पास नो सॉल्यूशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों ऐसा नो सॉल्यूशन कहा गया? नो सॉल्यूशन इसलिए कहा गया क्या जब हम इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे, तो ग्राफ को फॉर्मेशन करने का मतलब है कि अगर ये इक्वेशन ऐसे जाएगी तो इसी की जैसे इक्वेशन पैरेलल इक्वेशन जाएगी तो ये कहीं आपस में मिलेंगे, तो इसलिए ये हमारे पास नो सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में जाएगी, लेकिन ये पैरेलल चलती चली जाएगी, कोई सॉल्यूशन ही इसका नहीं मिल पाएगा हमको। ठीक, और एक हम बात कर लें जो कोइंसिडेंट लाइन है हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो कोइंसिडेंट लाइन कहती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कोइंसिडेंट लाइन, ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, मतलब इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाता है। मैनी सॉल्यूशन भी हम इसको कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब एक नहीं काफी सॉल्यूशन हमारे पास इसके रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गिवन दिया गया है ये लाइन के बारे में दिया गया है, ग्राफ में तो प्लेसिंग हम करेंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन। जो मेन हमारा कंसेप्ट इसमें है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, हमको इसमें ग्राफ की प्लॉटिंग तो सीखेंगे ही सीखेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले हम आपको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाएंगे कि हमारे पहले तो एनसीईआरटी के 3 मेथड थे इक्वेशन को सॉल्व करने के, लेकिन अब हम लोग के पास एनसीईआरटी ने इसको रिड्यूस करके सिर्फ 2 मेथड दे दिया है। कौन सा? एक हमारे पास मेथड आ गया है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया है, और एक हमारे पास आ गया है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों ही मेथड के जरिए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बस इतना काम है हमारा।
ठीक। सो हम इस इक्वेशंस में इसी इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं और ये पता लगाएंगे कि हमारे पास जो दिया गया है वो इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग है कि नॉन सब्स्टिट्यूटिंग है, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व हो सकता है कि हमारे पास एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है। और इसमें हम जो इसकी पहली एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के मेथड के कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए जरा उसको देख लेते हैं क्या है। पहले एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज, जिसमें कहा जाता है एक्सरसाइज 3.1 ये हमारे पास, वो तो अभी हमारे पास इंट्रो था, जो मेन स्टार्टिंग हुई है वो यहाँ से स्टार्टिंग चल रही है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो टेल मी वेदर द पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, मतलब सेकंड क्वेश्चन से हम नहीं शुरू कर रहे, सेकंड क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, उसके हमने यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। कह रहे हैं जो रेशियो दिया गया है, मतलब रेशियो क्या है, A1/A2 के फॉर्म में, A1/A2 और ये कहें कॉमा B1/B2 और कहें कॉमा C1/C2, ये जो इक्वेशन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो तो हमारे पास इक्वेशन पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है, ठीक, और यहाँ हम कहते हैं कि कोइंसिडेंट, COINCI, ठीक। ये तीन चीजें बतानी हमको इसमें। तो पैरेलल है कि नहीं ये तो हम बताएंगे, कैसे बताएंगे, इक्वेशन नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर फर्स्ट कहता है कि 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, और कह रहे हैं कि 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है। उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पे बताइए कि तीनों में से कौन सी एक चीज है जो आपस में मिल रही है, कौन सा इक्वेशन इन तीनों लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो हमने देखा कि भैया हमारे पास जो A1 है वो 5 है, जो B1 है वो माइनस का 4 है, जो C1 है वो हमारे पास 8 दिया गया है, ठीक है ना। A2 जो दिया गया है वो 7 है, B2 दिया गया है वो 6 है, और C2 जो दिया गया है वो माइनस का 9 है, ये दिया गया है। हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके चलते हैं। जब इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले हम तो हमने देखा कि A1/A2 करते हैं जब, तो हमारे पास ये बनता है 5/7, ठीक, इक्वल में लेके जाते हैं B1/B2 मतलब माइनस का 4/6, और थोड़ा सा इक्वल में लेके जाते हैं तो 8/9। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब हमारे पहले दो चीज अनइक्वल हो जाते हैं तो तीसरे को नहीं इन्वॉल्व करते हैं, तो ठीक है, दो चीज अनइक्वल होगी, यहाँ पे हमारे पास A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 चला गया, तो तीसरे वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं भाई। अगर ये इक्वल होते हैं तो हम तीसरे वाले को डज नॉट इक्वल लिख करके लिख देते वहां पे, लेकिन वो इक्वल है नहीं हमारे पास, ठीक। सो A1/A2 हम ये कहेंगे सर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये हमारे पास जो लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है वो कैसा फॉर्मेशन कर रहा है, वो हमारे पास लाइन बन रही है इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन आ रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है हमारे पास, मतलब इसमें से हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इंटरसेक्ट कराने का लाइन का, वो हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन का पार्ट है। इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब है इसके पास ओनली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के अलावा और कोई होगा नहीं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के अलावा और कोई सॉल्यूशन होना नहीं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का पार्ट है। सेकेंड थिंग, चलिए बात करते हैं, एक क्वेश्चन और इसका लगाते हैं, ठीक। देखिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। इसका एक थर्ड क्वेश्चन है लास्ट वाला, उसको लगाएंगे और चेक करेंगे वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और नॉट, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, इक्वेशन क्या कह रहा है हमारे पास, 6x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, और कहें तो 2x माइनस का y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 पर आता है, ठीक। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है
वो हम अगर इसको A1 और A2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएं, या B1 और B2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएं, या C1 और C2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएं, तो हम देखेंगे कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं। तो ये कहा जाए कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की बात करें, सो A1 अपॉन A2 मतलब 6/2, B1 अपॉन B2 का मतलब माइनस का 3/1 माइनस का, और C1 अपॉन C2 मतलब 10/9। ठीक, तो ऐसा कहें, तो हम जब इसको रिड्यूस करेंगे तो 6/2 इज इक्वल टू 3/1, इट डज नॉट इक्वल टू 10/9। मतलब इसको जब रिड्यूस किया तो 2 1 2 2 3 6, मतलब कहें कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के बराबर, मतलब कि 10/9। जब ये ऐसा फॉर्मेशन हो रहा था तो हमने आपसे कहा था कि ये कैसी लाइन बन रही है हमारे पास, ये लाइन बन रही है हमारे पास पैरेलल की, पैरेलल लाइन बन रही है। अब पैरेलल लाइन में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो पहले इस इक्वेशंस की बात करें तो ये इक्वेशन हमारे पास पैरेलल लाइन की बन रही है। ठीक, पैरेलल लाइन की इक्वेशन बन रही है और इसका नो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन इसका होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है इसमें? नो सॉल्यूशन। हाँ, अगर ये कोइंसिडेंट लाइन होती तो इसका एग्जैक्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता, लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं था कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइन के फॉर्मेशन में बनती है। ठीक है ना, सो वो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं मूव करता हूं, सो इनका कहना है कि हमें इक्वेशन ऐसी दी जाएगी, लेकिन अब हमको बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात आ जाती है। ठीक, सो पहले ये समझ लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है क्या, फिर इसके बाद फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं। ठीक है क्लास, तो हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंसिस्टेंट और एक हमारे पास इनकंसिस्टेंट। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्या है कंसिस्टेंट, क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है, इसके बारे में समझिए। देखिए, जब हमारे पास, जो मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है हमारे पास, एक पैरेलल लाइन है, और एक हमारे पास कौन सी लाइन है जिसका नाम है कोइंसिडेंट। ठीक, तीन लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन अगर तीन है, तो इनका कहना है कि अगर ये दोनों लाइन आ रही हैं, ठीक, अगर पैरेलल लाइन, सॉरी, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन आ रही है, तो हमारे पास ये कंसिस्टिंग पॉइंट बन जाएंगे कि ये कैसे बन रहे हैं, ये कंसिस्टेंट हैं। अगर ये पैरेलल लाइन में चले जाते हैं तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट का फॉर्म बन जाता है। इनकंसिस्टेंट का फॉर्मेशन, जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी वो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन जो बनेगा वो पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा। अगर इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट है तो भी कंसिस्टेंट के फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये कहा जाए आपसे कि इंटरसेक्टिंग का कहने का मतलब हो गया कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यही तो था हमारे पास। ठीक, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, तो ये कैसा फॉर्मेशन है? इंटरसेक्टिंग का। ठीक, इंटरसेक्टिंग है मतलब कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट लाइन कहता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर आ रहा है तो ये कैसा फॉर्म है? ये भी हमारे पास कंसिस्टेंट का फॉर्म। लेकिन अगर ये कहते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये कैसा पार्ट आ जाता है? हमारे पास कंसिस्टेंट का पार्ट आ जाता है। ठीक है ना, ठीक, तो इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसको देखते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक, देखिए, हम अब बात करेंगे इनके रेशियो को कंपेयर करना है, कि रेशियो को ही कंपेयर करना। मतलब मैं कहूं कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 जो इनका रेशियो है, और C1 अपॉन C2 जो इनका रेशियो है, वो हमारे पास क्या है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है, उसकी बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या है इक्वेशन, कहता है हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सर 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7।
इक्वेशन हमको कैसी चाहिए, इक्वेशन हमको लिखी होनी चाहिए कि a1 सर x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। इक्वेशन हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। अभी हमारे पास जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस फॉर्म में। इसका मतलब है कि हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं कि 3x प्लस का 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। एक तो ये फॉर्म हो गया, एक हमारे पास हो गया 2x माइनस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। दो फॉर्म मोशन होंगे। अब हमको ये चेक करना है कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताया था कंसिस्टेंट को पता करने का तरीका है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन है तो कंसिस्टेंट हो गया, पैरेलल लाइन हो जाएगी तो इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए कि 3x प्लस 2y माइनस का 5 मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2, मतलब ये हो गया हमारे पास कि 3/2 ठीक इक्वल 2/-3। अच्छा ये दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं, तो हमारे पास जो लाइन बन रही है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, क्योंकि अब मैं इसके आगे c1/c2 लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 जा रहा है। अगर ये इसके इक्वल जा रहा है इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग बन रहा है। इंटरसेक्टिंग बन रहा है मतलब कि हमारे पास इसके पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के साथ साथ हमारे पास ये कैसा पार्ट बन जाएगा, ये कंसिस्टेंट बन जाएगा। हमारे पास कैसा बन जाएगा, कंसिस्टेंट बन जाएगा। अगर एग्जैक्टली हमारे पास वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग बन रहा है तो ये कंसिस्टेंट का पार्ट बनता है। अगर हमारे पास तीनों इक्वल होते फिर हमारे पास मैनी सॉल्यूशन बन जाता तो हमारे पास भी कंसिस्टेंट कहलाता, तो कोइंसिडेंट लाइन बन जाती। अभी हमारे पास फिलहाल इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि सर ये हमारे पास पॉइंट दो इक्वल होकर के सी वाला पार्ट ना इक्वल होता, मतलब ये कहते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब हो जाता है कि ये दो पॉइंट जो हैं वो आपस में कैसे पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास एक कहा जाए कि हम इसको पैरेलल लाइन के हिसाब से देखते हैं, और पैरेलल लाइन में हमारे पास हमेशा इनकंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंट कभी नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। पहला पार्ट, एक पार्ट लास्ट कर लेते हैं और फिर इसको वीडियो को यहीं से एंड करते हैं, फिर आप हमें बताइएगा, फिर हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक। यहाँ से सिर्फ एमसीक्यू से क्वेश्चन आता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का फॉर्मेशन है या नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट इसका है क्वेश्चन का, कह रहा है कि सर हमारे पास 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 8 और हमारे पास क्या दिया है 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 9। हमने आपसे पहले भी कहा था इक्वेशन हमारे पास जब ऐसे दी गई हो तो हम इक्वेशन को वैसा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बनाना इक्वेशन को ऐसा बनाते हैं, ठीक ना। तो देखिए बनाते हैं इक्वेशन, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। हमारे पास आया 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 बराबर, ठीक ना। और यहाँ पे जाएगा 4x माइनस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 बराबर। अब इनका रेशियो रखा जाए a1 a2 का, तो a1 a2 का रेशियो रखा मतलब 2/4 इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 9, ठीक। a b और c a1 a2 b1 b2 c1 c2, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, ये प्लस बन गया, ये दोनों भी प्लस बन गए, लेकिन ये 3/6 है, ये किसी से डिविजिबल हो नहीं सकता है, तो इसको मैं 8/9 रखूंगा तो ये डज नॉट इक्वल का पार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इट डज नॉट इक्वल टू 8/9। ये कैसी लाइन बनी हमारे पास, ये लाइन हमारे पास बन गई है पैरेलल लाइन। कैसी लाइन बनी है ये हमारे पास, ये पैरेलल लाइन बनी है, मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब नो सॉल्यूशन के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे इट मींस इट हैविंग इनकंसिस्टेंट, ये हमारे पास कैसा बन जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट के फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट होगा, ठीक। ये एक्सरसाइज 3.1 का चैप्टर 3 का जो हमने आपको इंट्रो दिया था उससे रिलेटेड के साथ साथ एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं, तो उसको कंटिन्यू देखते रहिए। और फिर हम इसके बाद जो आने वाला है एक्सरसाइज 3.2 का जो हमारे पास टॉपिक उसके बेसिस पे आएगा कि हमारे पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में इसमें हम बात करेंगे। हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के भी मेथड के बारे में,
लेकिन वो एनसीईआरटी बनाओ करके वो हमारे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये क्लास 10th के जो आईसीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रेजेंट है। आप इसको देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप हमको डीएम करिए, कमेंट करिए, हम उसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेके आएंगे।